हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। बेटा देखो, क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर लेके आए हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहली बात कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। देखो बेटा, अभी हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था चैप्टर लास्ट, बायोलॉजी में ही आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा। तो लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं हमारे, यानी हमारी पूरी जो बॉडी है, ये कैसे कोऑर्डिनेशन में काम करती है, ये चीज हमें देखनी है बायोलॉजी के अंदर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है आपका, इसका मतलब हमारी जो पूरी बॉडी है ये कैसे कोऑर्डिनेशन में एक साथ मिलके पूरे कंट्रोल के साथ कैसे काम कर रही है। क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं बॉडी में, भाई डाइजेशन भी हो रहा है, हम चल भी रहे हैं, हमारी हार्ट बीट भी चल रही है, सारे प्रोसेसेस जो हमारे चल रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं। इसी कोऑर्डिनेशन को पढ़ना है बेटा इस चैप्टर में, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन आता है, देखो इसमें बेटा, कि व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। देखो बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। देखो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, ये जब कोऑर्डिनेशन बना के अपना काम करते हैं एक रेगुलेटेड फॉर्म में, एक रेगुलेटेड मैनर में, जब हमारे ऑर्गन्स जो हैं ये कोऑर्डिनेशन में बना के काम करते हैं या कोई भी चीज कंट्रोल करते हैं या कोई भी काम करते हैं, इसी को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है इसका आंसर, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इन अ रेगुलेटेड मैनर। पूरी बॉडी के अंदर रेगुलेटेड मैनर में काम होना, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम होना, वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन में एक साथ काम होना, इन अ रेगुलेटेड मैनर, इसी को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इतनी बात से आप समझ गए होंगे कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है बेटा, ब्रेन। हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करेगा, ब्रेन। तो मेनली हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। और ब्रेन का जो मैनेजर है, भाई ब्रेन तो एक तरीके से हमारा मेन सीपीयू हो गया, सीपीयू। इसका जो मैनेजर होगा वो हमारी होगी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है भाई, ब्रेन तो हो गया मालिक जो पूरा कंट्रोल करेगा, है ना, और उसने अपने नीचे मैनेजर रखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह के बारे में है इस चैप्टर में जो हम देखेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये न्यूरॉन्स वगैरह भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जो है हमारा सिग्नल जो है वो आता और जाता है। देखो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें, देखो बेटा कोऑर्डिनेशन हमें यहां दो टाइप का पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन जो है हमें यहां दो टाइप का पढ़ना है, एक तो नर्वस और एक हार्मोनल। यानी एक तो पढ़ना है हमें नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक पढ़ना है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। देखो अगर मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में बताऊं, देखो नर्वस सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में पाया जाएगा। अगर हम प्लांट और एनिमल दोनों की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे, नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हम एनिमल्स में पढ़ेंगे। ये एनिमल्स में ही पाया जाता है। ये क्या करता है, ये नर्व्स के थ्रू सिग्नल इसमें आते जाते हैं। किसके थ्रू लिख देता हूं मैं यहां, नर्व्स के थ्रू इसमें सिग्नल आते हैं जाते हैं। मान लो हमने अपनी बॉडी कहीं टच की तो सिग्नल जाएगा हमारी ब्रेन तक भी, जहां हमने टच किया है वहां से हाथ हटा लो, जो भी प्रोग्रामिंग अंदर चलनी है तो वो नर्व्स के थ्रू चलती है। यहां सिग्नल जो आते और जाते हैं नर्व्स के थ्रू। नर्व्स आप ऐसे समझो जैसे तार, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है तार के अंदर, ऐसे ही नर्व्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। तारों का पूरा जंजाल है, गुच्छा है, तार अंदर पूरे फैले हुए हैं, उसी को नर्व्स बोलते हैं। ध्यान रखना, ब्लड वेजल्स अलग होते हैं, नर्व्स अलग चीज है। नर्व्स और ब्लड वेजल्स कनेक्टेड नहीं है। ब्लड वेजल्स पड़ी थी जिसमें ब्लड आदान प्रदान हो रहा था, नर्व्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलेगा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये तार समझो इसको, तार। तो नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स पे काम करता है, नर्व्स से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, ह्यूमंस में पाया जाता है। प्लांट में इसका कोई रोल नहीं है, प्लांट में नर्व्स वगैरह नहीं होती। दूसरा आता है हार्मोनल नर्वस सिस्टम, ये भी हमें पढ़ना है। हार्मोनल नर्वस सिस्टम में क्या है, हार्मोन्स सुने होंगे आपने। यहां काम होता है केमिकल मैसेंजर के थ्रू, केमिकल मैसेंजर होता है यहां, केमिकल मैसेंजर के थ्रू काम होता है हार्मोनल
कोऑर्डिनेशन, इसी को बोलते हैं। ये एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाएगा, एनिमल में भी और प्लांट में भी। चलो आगे देखते हैं इनके बारे में। भाई जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल इंपल्स मैसेंजर। अभी अभी मैंने बताया नर्वस सिस्टम में कौन काम करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगा हमारा मैसेंजर, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में सिग्नल जाएंगे और आएंगे, ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन से वापस आएंगे। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट सिस्टम है भाई। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में आ रहा है तो फास्ट सिस्टम है। वहीं अगर हार्मोनल की बात करें, इट वर्क्स ऑन केमिकल मैसेंजर। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो है ये केमिकल मैसेंजर पे वर्क करता है और बहुत ही स्लो प्रोसेस है, स्लो इन कंपैरिजन टू नर्वस। भाई इसके कंपैरिजन में स्लो है, स्लो का मतलब ऐसे नहीं है 100-200 साल लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। हार्मोनल नर्वस सिस्टम जो है ये स्लो है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है ये स्लो है एज कंपैरेटिवली नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो है क्योंकि ये केमिकल मैसेंजर पे काम करता है। इसमें क्या होता है, केमिकल रिलीज होगा बॉडी से, वो जाएगा उस सिग्नल की तरह काम करेगा केमिकल मैसेंजर, और यहां काम करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो दो तरीके के कोऑर्डिनेशन हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, एक नर्वस, फिर से बता देता हूं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ना है, एक हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ना है। नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, नर्व्स के थ्रू काम करता है, मतलब नर्व्स के थ्रू सिग्नल जाता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में मैसेज जाता है। दूसरा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ना है, ये एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है। यहाँ इलेक्ट्रिकल इंपल्स था मैसेंजर हमारा, यहाँ केमिकल मैसेंजर होता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल इंपल्स है तो ये थोड़ा फास्ट होता है, केमिकल वाला थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपैरेटिवली नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। पहले पढ़ेंगे हम, देखो, नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर हम कोऑर्डिनेशन सिस्टम देखेंगे। देखो ह्यूमंस में मेनली क्या है, ह्यूमंस में ब्रेन, सारा काम ब्रेन संभालेगा। ब्रेन ने मैनेजर रखा हुआ है बिल्कुल स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड से सारी नर्व्स जो है वो पूरी बॉडी में फैली हुई है। नर्व्स क्या है, तार जिनमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स का सिग्नल जाएगा और आएगा। याद रखना, एक चीज और बता दूं, नर्व्स जो हमारी बॉडी में फैली हुई है ये हमेशा पेयर्स में होती है। एक तो सिग्नल लाने के लिए ब्रेन तक, दूसरी ब्रेन से सिग्नल ले जाने के लिए। नर्व्स जो पाई जाएंगी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो पेयर में पाई जाएंगी। याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, 31 पेयर जो है स्पाइनल कोड से निकलते हैं नर्व्स के, ध्यान रखना 31 पेयर्स एमसीक्यू में आ सकता है। चलो नर्वस कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है हमारा मेनली वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक को हम बोलते हैं CNS और एक को हम बोलते हैं PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम PNS। देखो मेनली क्या है, देखो मोटा मोटा बताता हूं आपको। जैसे ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, ड्राइंग मेरी ऐसी है ना, थोड़ी देख लेना। यहां हमारा ब्रेन है, ठीक है, यहां बीच में हमारी स्पाइनल कोड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये जो बॉडी के एक्सिस से देखो बिल्कुल सेंटर में क्या क्या है, ब्रेन है और स्पाइनल कोड है। जो बिल्कुल सेंटर में है ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये दिख रहा है आपको, ब्रेन ऊपर वाला हिस्सा और स्पाइनल कोड, ये आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है हमारी बॉडी के। देखो ये मेरी बॉडी, यहां ब्रेन और पीछे यहां बिल्कुल है हमारी स्पाइनल कोड वर्टिब्रे के अंदर। स्पाइनल कोड और ब्रेन दोनों सेंटर में है, हमारी बॉडी के एक्सिस के सेंटर में है, तो इनको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मेन जो है वो यही है, ब्रेन सारा काम देखेगा हमारा, कंट्रोल करेगा, और स्पाइनल कोड उसका मैनेजर है। और स्पाइनल कोड से जितनी भी नर्व्स हमारी बॉडी में गई हैं उस पूरे सिस्टम को बोलेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल का मतलब ही है साइड। ये तो हो गया सेंटर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गए आपके ब्रेन और आपका स्पाइनल कोड। इसके अलावा जो नर्व्स बाकी पूरी बॉडी में गई वो होंगी हमारी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल यानी साइड, साइड वाली जितनी भी नर्व्स हैं, और जो बीच में है सेंट्रल, वो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बीच में आएगा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कोड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये दो चीजें पढ़नी है।
अब आ जाओ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप की नर्व्स आपको देखने को मिलेंगी, सोमेटिक और ऑटोनोमिक। अब देखो लाइफ प्रोसेस में वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री फंक्शन देखा था। वॉलेंट्री फंक्शन जो हम अपनी विल पावर से कंट्रोल करते हैं। मान लो मैं चाहता हूं ये हैंड अपना उठाना, मैं हैंड उठा पा रहा हूं अपनी विल पावर से, ये वॉलेंट्री फंक्शन है, मैं अपनी विल पावर से कर पा रहा हूं। दूसरा जो मैं अपनी विल पावर से नहीं कर सकता, कुछ ऐसे भी वर्क है मेरी बॉडी के अंदर जो मैं अपनी विल पावर से नहीं कर सकता। मान लो हार्ट बीट है, हार्ट बीट में अपनी विल पावर से ना रोक सकता, ना बढ़ा सकता, ना घटा सकता, है ना। तो ये होता है इनवॉलेंट्री फंक्शन। इनवॉलेंट्री फंक्शन जो हमारी विल पावर से नहीं होते, वॉलेंट्री फंक्शन जो हम अपनी विल पावर से कर सकते हैं। ऐसी सोमेटिक और ऑटोनोमिक। देखो ऑटोनोमिक नाम से समझ में आ रहा, ऑटोमेटिक ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। हमारी बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती हैं ऑटोनोमिक नर्व्स, जो कि आती हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, जो हमारी विल पावर से कंट्रोल नहीं होते। जो हमारी विल पावर से कंट्रोल हो जाते हैं, यानी वॉलेंट्री फंक्शन जो करता है वो सोमेटिक करता है। सोमेटिक कंट्रोल वॉलेंट्री मसल्स या वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस। और सारी की सारी जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आई है पूरी बॉडी से, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आई है उसको भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास। ये काम होता है सोमेटिक का। फिर से बताता हूं, सोमेटिक वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं, ऑटोनोमिक नाम से समझ में आ रहा, ऑटोमेटिक यानी इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। इनवॉलेंट्री जो हमारी विल पावर से नहीं होते, और सोमेटिक वॉलेंट्री को कंट्रोल करती हैं, और वॉलेंट्री फंक्शंस हमारे जो हैं कंट्रोल होते हैं हमारी विल पावर से। इसके बाद ऑटोनोमिक जो है वो दो टाइप की हैं, आप यहां देख सकते हो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। देखो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही ऑटोनोमिक के टाइप है। ऑटोनोमिक यानी इनवॉलेंट्री फंक्शन कंट्रोल करेंगी, यानी इन पे हमारी कोई विल पावर नहीं है। होता क्या है सिंपैथेटिक में, सिंपैथेटिक एक तरीके से ये समझ लो कि जब हमारी बॉडी को हाई एनर्जी चाहिए होती है, मतलब हाई एनर्जी में हमारी बॉडी होती है, मान लो हमें गुस्सा आ रहा है, उस समय जो हमारा सिस्टम चलेगा वो सिंपैथेटिक पेरीफेरल सिस्टम आप उसको कह सकते हो। यानी ऐसे समझ लो जैसे आप जंगल में हो, जंगल में हो और आपके पीछे शेर भाग रहा है, आप जंगल में हो और आपके पीछे एक भूखा शेर दौड़ रहा है, आप बहुत तेज दौड़ोगे। उस समय जो आपकी बॉडी है वो हाईली एनर्जाइज होती है, हाईली एनर्जाइज, उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक फंक्शन। और पैरासिम्पैथेटिक यानी जब आपकी बॉडी लो एनर्जी कह लो या कूल डाउन हो रही होती है, कूल डाउन हो रही होती है, उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों ही इनवॉलेंट्री फंक्शन है, हमारी कंट्रोल में नहीं है। हम जंगल में गए, भूखा शेर हमारे पीछे भागा, उस समय जो हाई एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर है, उस समय जो चेंजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे सिंपैथेटिक है, वो हमारी विल पावर से नहीं आ रहे हैं, वो सारे के सारे इनवॉलेंट्री हैं, वो सारे के सारे इनवॉलेंट्री। मान लो किसी से लड़ाई हो गई, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, वो सारे के सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, हम नहीं चाह रहे हैं कि हमें गुस्सा है, वो ऑटोमेटिक आ रहा है, इसी को बोलते हैं बेटा सिंपैथेटिक। और जब हमारी बॉडी कूल डाउन कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है ना, लो एनर्जी पे होती है, उस समय उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ये चीजें होती हैं पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। देखो दोनों के एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, दोनों में क्या क्या होता है ये डिफरेंस बताता हूं। देखो सिंपैथेटिक कौन सा था, जिसमें हमारी बॉडी हाईली एनर्जाइज होती है। इसमें क्या क्या होता है, देखो हमारे प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, आंखें बड़ी बड़ी करने लगेंगी। भाई जब हमें गुस्सा आ रहा है, हाईली एनर्जाइज है हमारी बॉडी, तो हमारी आंखों का प्यूपिल जो है बड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा बड़ा करके तो गुस्सा दिखाते हैं हम। जबकि पैरासिम्पैथेटिक, जब हमारी बॉडी काम डाउन हो रही होती है, कूल डाउन हो रही होती है, बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में होती है, उस समय देखो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, हल्की हल्की नींद आने लगती है ना। मान लो आप आराम से हेडफोन लगा के गाना सुन रहे हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन। और इस कंडीशन को जो कंट्रोल करती है वो होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। बात समझो, दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहां हाईली एनर्जाइज वाली कंडीशन है,
गुस्सा आ रहा है आपको, या कोई आपके पीछे भूखा शेर भाग रहा है, जंगल वाली कंडीशन, तो इस समय जो नर्व्स कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व, जो आपको हाई एनर्जी प्रोवाइड करेगी उस कंडीशन के लिए। जो भी चीजें हैं, देखो प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, सलाइवेशन आपका रुक जाएगा। अब ऐसा तो नहीं आपको किसी से लड़ाई हो गई है, गुस्सा आ रहा है और आप सलाइवा ज्यादा सिक्रीट करो, आपको भूख लग रही है, अरे भैया लड़ने गए हो, ब्रेड पकौड़े खाने थोड़ी ना गए हो, बात को समझो। लड़ाई हुई है तो सलाइवा जो है वो रुक जाएगा सिक्रीट होना, यहां आपको खाने पीने की जरूरत नहीं है। जंगल में भूखा शेर आपके पीछे भाग रहा है तो वहां भूख थोड़ी ना लगेगी आपको, तो सलाइवा सिक्रीट नहीं होता। लेकिन जस्ट इसका उल्टा पैरासिम्पैथेटिक में बॉडी कूल डाउन हो रही है, रिलैक्स, आप आराम से बैठे हो, बढ़िया बढ़िया गाने सुन रहे हो, बढ़िया बढ़िया रेसिपी सोच रहे हो मन में, यहां देखो सलाइवा स्टिमुलेट हो जाता है, सिक्रीट होने लगता है ज्यादा सलाइवा, ब्रेड पकोड़े समोसे, भूख लग रही है ना। तो यही चीज है, ये पूरी हाई एनर्जी वाली स्टेट है आपकी। जब आपकी बॉडी को हाई एनर्जाइज हो रही होती है उस समय जो कंट्रोल करती है वो सिंपैथेटिक नर्व होती है। जब आपकी बॉडी कूल डाउन कर रही होती है, रिलैक्स स्टेट में होती है, उस समय जो नर्व कंट्रोल करती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती हैं। ये दोनों ही पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। मैं फिर से बता देता हूं एक बार डायग्राम बना के, देखो ये ह्यूमन बॉडी, यहां आपका ब्रेन, फिर से सुनो, फिर से समझ में आएगा आपको। ब्रेन से जुड़ी यहां बीच में स्पाइनल कोड, यहां लिख देता हूं मैं स्पाइनल कोड। अब नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बॉडी के सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कोड मिला के बना CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, दोनों चीजें भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा दूसरा जो है, स्पाइनल कोड और ब्रेन से जो नर्व्स निकली हैं जो हमारी पूरी बॉडी में गई हैं, इसको बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। तो पेरीफेरल का मतलब ही है साइड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ना है, वो सेंटर में आती है। इनसे निकली जो नर्व्स क्या है, तार, जिससे इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा और जाएगा, तार हैं, ब्लड वेजल्स नहीं है, नर्व्स तार हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब स्पाइनल कोड से जो नर्व्स बाकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं वो आती हैं PNS में, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर दो टाइप की नर्व्स आती हैं, अभी हमने पीछे देखा, सोमेटिक और ऑटोनोमिक। सोमेटिक जो हमारे वॉलेंट्री फंक्शंस कंट्रोल करती हैं, यानी जो हम अपनी विल पावर से कर सकते हैं। मैं ये हाथ उठा रहा हूं, मैं अपनी विल पावर से कर रहा हूं, तो यहां जो नर्व्स कंट्रोल कर रही है वो है सोमेटिक। और ऑटोनोमिक जो इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करती हैं, यानी जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है, उसी के दो टाइप मैंने आपको बताए। सिंपैथेटिक नर्व्स, जब आप हाईली एनर्जाइज स्टेट में होते हैं उस समय जो नर्व्स कंट्रोल करती हैं बॉडी को, वो सिंपैथेटिक। जब आप लो एनर्जी स्टेट यानी कूल डाउन रिलैक्स वाली स्टेट में होते हैं उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। हाईली एनर्जाइज में आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, गुस्सा आता है, सलाइवा कम हो जाएगा, उस समय खाने पीने की जरूरत नहीं है। यहाँ सलाइवा बढ़ जाता है, आंखें छोटे हो जाती हैं, नींद आने वाली है ना, रिलैक्स स्टेट में हो। हार्ट बीट यहाँ इंक्रीज हो जाएगी, देखा होगा आपने। हाईली एनर्जाइज स्टेट जब होती है, मान लो कहीं भाग रहे हो या लड़ रहे हो, किसी से गुस्सा आ रहा है, तो उस समय हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। जबकि जब आप रेस्ट कर रहे होते हो, रिलैक्स स्टेट में होते हो, हार्ट बीट स्लो हो जाती है ना। एयरवेज रिलैक्स हो जाते हैं। जब आप हाईली एनर्जाइज स्टेट में होते हो तो एयरवेज रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे ज्यादा एयर आप इनहेल एक्सेल कर सको, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हाईली एनर्जाइज स्टेट में हो आप, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा एयर इनहेल और एक्सेल कर पाओ। जबकि यहां उल्टा है, एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस समय आप रिलैक्स कंडीशन में हो। ठीक है बेटा, ये और भी बहुत सारी चीजें, एक्टिविटी ऑफ स्टमक बहुत कम हो जाती हैं। अब जब आप लड़ाई वाली और हाईली एनर्जाइज स्टेट में हो तो अब खाने पीने की बातें थोड़ी ना सोचोगे, स्टमक की एक्टिविटी तो स्लो हो जाएंगी, यहां बढ़ जाएंगी, सब कुछ उल्टा है। ये हाईली एनर्जाइज स्टेट, ये रिलैक्स वाली कंडीशन, दोनों ही किसका पार्ट है? पीएनएस। पीएनएस भी कौन सा? ऑटोनोमिक पेरीफेरल सिस्टम। ऑटोनोमिक यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं दोनों, हम अपनी विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते इन स्टेट्स को। बात समझ आई? चल आगे चलते हैं। फिर आगे आता है हमारा नर्व सेल यानी न्यूरॉन, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। देखो न्यूरॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करना है। इसमें क्या क्या याद करना है?
एक तो ये बीच में है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, इसको बोलते हैं, यहां देख रहे हो डेंड्राइट्स, मेन ये हैं, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं ये डेंड्राइट्स हैं, यानी यही करेंगे आपका सेंसरी, आप सेंसरी हेयर इन्हीं को बोल सकते हो, यानी ये स्किन में भी हैं, ये हमारी हर जगह पाए जाएंगे जहां से भी हम सेंस करते हैं, है ना, आई से देखते हैं, नोज से सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं, स्किन में थिग्मो रिसेप्टर्स होते हैं, अभी वो भी पढ़ेंगे हम आगे रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो जहां जहां से भी हम चीजें सेंस करते हैं, सेंस करने का काम डेंड्राइट्स का होता है। डेंड्राइट्स जो है यही सेंस करेगी, यही जो है रिसीव करेगी सिग्नल को कि चल क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एक्सोन, इसको बेसिकली साइटोन बोलते हैं, साइटोन ये पूरी बॉडी, फिर यहां एक्सोन और लास्ट में होता है नर्व एंडिंग। ऐसे न्यूरॉन 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 जुड़ते चले जाते हैं, यही बनी हमारी नर्व। नर्व जो है एक तरीके का तार है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारी बॉडी में चल रहे हैं, सिग्नल का आना और जाना। वो नर्व्स बनी किससे हैं? वो नर्व बनी है न्यूरॉन से। देखो, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके इस वाले पार्ट को, आगे वाले पार्ट को बोलते हैं साइटोन, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सोन और इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। ये क्या करेंगे? ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, डेंड्राइट्स जो आपको दिख रहे हैं ये सिग्नल रिसीव करते हैं, देन एक्सोन के थ्रू सिग्नल होते हुए नर्व एंडिंग तक जाता है, नर्व एंडिंग से देन दूसरे न्यूरॉन में, देन तीसरे न्यूरॉन में। ऐसे हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलता है नर्व्स के अंदर, पहले न्यूरॉन देन दूसरे न्यूरॉन देन तीसरे न्यूरॉन, ये सिग्नल चल रहा है तार के अंदर। नर्व है ये हमारी, है ना, याद रखना। फिर से बता रहा हूं एक बात, 31 पेयर ऑफ नर्व जो है वो हमारी बॉडी में मिलेगी आपको, एमसीक्यू में आ सकता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम निकला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसमें 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकली हैं, ठीक है। 31 पेयर्स, देखो हर एक नर्व पेयर में पाई जाएगी। एक सिग्नल लाने के लिए, मान लो ये फिंगर में अपनी किसी हॉट बॉडी पे टच करूं तो गर्म लगेगा, तो एक तो सिग्नल आया ब्रेन तक लाने के लिए, फिर ब्रेन ने सिग्नल दिया कि यहां से अपनी उंगली हटाओ, है ना। तो एक सिग्नल जाने के लिए, एक सिग्नल आने के लिए और एक सिग्नल जाने के लिए, इसलिए पेयर में पाई जाती है नर्व्स, ठीक है। ऐसे ही 31 पेयर्स हमारी पूरी बॉडी में जो है वो फैले हुए हैं। नर्व्स बनी किससे हैं? न्यूरॉन से हैं। आराम से देख लो, न्यूरॉन की ये चीजें याद रहनी चाहिए। आगे वाला पार्ट साइटोन है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ये जितने हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं ये डेंड्राइट हैं। डेंड्राइट जो है वो सिग्नल रिसीव करेंगे, ठीक है, और एक्सोन के थ्रू सिग्नल होता हुआ नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन पे पास हो जाएगा। अभी दूसरे न्यूरॉन पे कैसे पास होता है, बीच में गैप होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे, साइनेप्स वगैरह जब देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखो, न्यूरॉन भी 3 टाइप के हैं, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन बोलते हैं इसको, और तीसरा है मोटर न्यूरॉन। देखो इसमें क्या है, एक तो हमारी बॉडी से, यानी सपोज मैं ये फिंगर कहीं किसी हॉट प्लेट पे रख देता हूं, तो एक तो यहां से ब्रेन तक सिग्नल ले जाने वाला न्यूरॉन, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम है बॉडी पार्ट से सिग्नल को ब्रेन या मैनेजर जो है ब्रेन का स्पाइनल कोड वहां तक ले जाना। बात समझो, सेंसरी न्यूरॉन का काम है जो भी रिसेप्टर से, अभी रिसेप्टर्स आगे पढ़ेंगे, रिसेप्टर से जो भी सिग्नल मिला है, सेंसरी न्यूरॉन का काम है उसको ब्रेन या स्पाइनल कोड तक पहुंचाना। ये लेके जाएगा सिग्नल, बॉडी पार्ट से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएगा सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा आता है मोटर न्यूरॉन। अब ब्रेन या स्पाइनल कोड जब कहेगा कि वहां से आप अपनी उंगली हटाओ, जो हॉट प्लेट पे आपने उंगली रखी है उसको हटाओ, उस सिग्नल को ब्रेन से लेके आएगा मोटर न्यूरॉन, जो आके हमारी मसल को देगा। बात समझो, मैंने अपनी उंगली या मैंने अपना हाथ हॉट प्लेट पे रखा, वहां से सिग्नल लेके गया सेंसरी न्यूरॉन, वहां से सिग्नल लेके गया सेंसरी न्यूरॉन हमारे ब्रेन तक। ब्रेन ने कहा फटाफट वहां से हाथ हटाओ, यानी ब्रेन ने सिग्नल भेजा किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। और मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को जो कनेक्ट करता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के वहां, उसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटर न्यूरॉन, इंटर कनेक्ट करता है इन दोनों को। सेंसरी से सिग्नल जाएगा, मोटर से सिग्नल आएगा। मान लो ये सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल गया,
ठीक है, यहां हमारी स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन है, जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है, और मोटर न्यूरॉन से सिग्नल वापस आया। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जो यहां कनेक्ट करता है ये होता है रिले न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल गया, ब्रेन ने जो भी सिग्नल उसके अपोजिट में हमें भेजा वो मोटर न्यूरॉन से वापस आया। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को यहां जो इंटरकनेक्ट करेगा दैट इज रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी जो बॉडी पार्ट से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल को लेके आएगा ब्रेन से, और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो होता है रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। चलो आगे देखते हैं। अब जो सेंसरी न्यूरॉन है यानी जिससे हम सेंस कर रहे हैं, हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं, अब उनकी बारी आ गई है पढ़ने की। देखो 5 होते हैं। थिग्मो रिसेप्टर, थिग्मो रिसेप्टर बेसिकली हमारी स्किन में पाया जाता है। मैं यहां लिख देता हूं थिग्मो, स्किन याद रखना। थिग्मो रिसेप्टर हमारी स्किन जो रिसीव करेगी सिग्नल कि हमने गर्म प्लेट पे रखा या ठंडे प्लेट पे रखा या आग है हमारी स्किन के आसपास, तो ये सब जो सेंस करेगा वो थिग्मो रिसेप्टर सेंस करेगा। देखो यहां लिखा हुआ टच है ना, ये स्किन में पाए जाते हैं हमारे थिग्मो रिसेप्टर्स। दूसरा होता है गस्टेटो रिसेप्टर। गस्टेटो रिसेप्टर ये आपको मिलेगा टंग में। देखो यहां लिखा भी है टेस्ट, ये टेस्ट बताएगा मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, क्या है ना। ये हो गया गस्टेटो रिसेप्टर। तीसरा होता है फोटो, ये तो नाम से समझ में आ गया फोटो। फोटो कौन खींचेगा? हमारी आंखें। देखो लिखा भी है आई, आई में पाया जाता है, ये फोटो रिसेप्टर है। जो भी हम देख रहे हैं उस सिग्नल को रिसीव करता है, क्या हम देख रहे हैं, देन वो सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन तक जाएगा, देन मोटर न्यूरॉन से ब्रेन हमारा वापस सिग्नल भेजेगा। चौथा हमारा ऑडियो रिसेप्टर। ऑडियो रिसेप्टर आप समझ गए होंगे, देखो साउंड, यानी ये कहां पाया जाएगा? ईयर में, आप समझ ही गए। जो भी हमने सुना उसको कौन रिसीव करेगा? ऑडियो रिसेप्टर रिसीव करेगा हमारे कान के अंदर, देन सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल जाएगा ब्रेन तक। और लास्ट है ओल्फैक्टो रिसेप्टर, स्मेल, समझ गए होगे, ये कहां पाया जाएगा? नोज। जो भी हमने सूंघा है ना, जो भी हमने सूंघा उसको रिसीव करेगा ओल्फैक्टो रिसेप्टर, देन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, वहां से मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल वापस आएगा, बदले में जो भी ब्रेन करवाना चाहता है। ठीक है, तो 5 हैं, 1 2 3 4 5। थिग्मो रिसेप्टर जो हमारा टच फील करेंगे, स्किन में पाया जाता है। गस्टेटो रिसेप्टर टंग में पाया जाता है, जो टेस्ट देखेंगे। फोटो रिसेप्टर आई में पाया जाता है, जो हम देखते हैं। ऑडियो रिसेप्टर जो हम सुनते हैं, ईयर में पाया जाता है। और ओल्फैक्टो रिसेप्टर स्मेल यानी जो नोज में पाया जाता है, जो हम सूंघेंगे। 5 सेंस ऑर्गन्स, इन्हीं को कहते हैं, आपने बचपन में पढ़े भी होंगे। यही अब हमारे रिसेप्टर्स हैं, आप समझ गए होंगे। देखो 5 सेंस ऑर्गन्स आ गया। आई सेंस ऑफ साइट, टंग सेंस ऑफ टेस्ट, ईयर सेंस ऑफ साउंड, नोज सेंस ऑफ स्मेल, और टच यानी स्किन सेंस ऑफ टच। ठीक है, ये 5 होते हैं रिसेप्टर्स जो रिसीव करेंगे, है ना, रिसीव करेंगे, देन सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल जाएगा, मोटर न्यूरॉन से ब्रेन से वापस आएगा, सेंसरी और मोटर को जो इंटरकनेक्ट करेगा दैट इज इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है अब हमारा ब्रेन। ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे मेन थिंकिंग पार्ट जो है वो ब्रेन है, ये आप जानते ही हो। सबसे मेन काम इसी का है। देखते हैं, देखो पहले एक चीज ये समझो, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन किसे कहते हैं? इधर जिधर हमारा लेफ्ट हैंड है ना, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है, और जिधर हमारा राइट हैंड है ये हमारा राइट ब्रेन है। जब कॉपी पे बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, देखो ये लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट ब्रेन है, ये राइट हैंड, ये राइट ब्रेन है। तो कॉपी पे जब हम ब्रेन बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, इधर लेफ्ट और इधर राइट। याद रखना, कॉपी पे या बोर्ड पे जब आप बना रहे हो तो ऐसे खड़े हो जाओ, ये बोर्ड है, मैं इधर खड़ा हूं, ये लेफ्ट ब्रेन, ये राइट ब्रेन। ये सीधा याद रखा करो, लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट ब्रेन है, राइट हैंड की तरफ राइट ब्रेन है। लेकिन कॉपी में हमें ऐसे बनाना है, लेफ्ट इधर राइट इधर, है ना। कुछ बेसिक फंक्शन बताता हूं। देखो एक चीज और बताता हूं, एक मेन चीज, जो हमारा राइट ब्रेन है, जो हमारा राइट ब्रेन है, ये लेफ्ट पार्ट, बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ये बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। यानी यहां से जो नर्व्स हमारी गई हैं, जो तार, जिनको मैं कह रहा हूं तार हमारे गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स चल रहा है, वो ऐसे गए हैं क्रॉस में।
यहां के तार इधर कनेक्टेड है, यहां के तार इधर कनेक्टेड है, यानी जो हमारा राइट ब्रेन है वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट ब्रेन है वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। कभी आपने देखा हो किसी के राइट पार्ट पे ब्रेन के चोट लगी हो, डैमेज हुआ हो, कभी आपने देखा हो हाफ पैरालाइज, राइट ब्रेन की तरफ चोट लगी है तो लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो पैरालाइज होता है, और लेफ्ट की तरफ अगर चोट लगी हो तो राइट वाला पार्ट पैरालाइज होता है, हाफ पैरालाइज जिसको बोलते हैं, क्योंकि राइट ब्रेन लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करती है। नर्व्स जो है ऐसे क्रॉस में गई हुई हैं और लेफ्ट ब्रेन जो है वो राइट बॉडी का राइट पार्ट पूरा कंट्रोल करता है। इसके अलावा राइट और लेफ्ट के कुछ बेसिक फंक्शंस बताता हूं। जितना भी एनालिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट है, एनालाइज करने वाला, एनालिटिकल थिंकिंग वाला, लॉजिकल वाला, न्यूमेरिकल वाला, या जितनी भी मैथ्स वाली चीजें हैं, मैथमेटिक्स में जो कमजोर हैं वो अपने लेफ्ट ब्रेन पे ध्यान दें। यानी लेफ्ट ब्रेन बेसिकली जो है वो एनालिटिकल, लॉजिकल, न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल चीजों को ज्यादा एनालाइज करता है, लेफ्ट ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है मतलब, ठीक है। इसके अलावा ग्रेटर कंसंट्रेशन वगैरह और लैंग्वेज ओरिएंटेशन वगैरह ये सब लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। वहीं राइट ब्रेन की बात करें तो फोटोग्राफिक मेमोरी राइट ब्रेन में हमारे सेव होती है, जो हम देखते हैं चीजें, है ना, ठीक है। क्रिएटिविटी वगैरह, क्रिएटिविटी जितनी भी है वो राइट ब्रेन से होती है। हायर इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस जितने होते हैं वो राइट ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। रीडिंग इमोशंस जो होते हैं, हम कुछ पढ़ के जो रीडिंग करके जो इमोशंस हमारे कंट्रोल हो रहे हैं वो सब राइट ब्रेन से होते हैं। तो राइट ब्रेन बेसिकली क्रिएटिविटी के लिए ज्यादा हमारा माना जाता है, यूज होता है, और लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल और आपके एनालिटिकल जितने भी न्यूमेरिकल वाले पार्ट हैं, मैथ्स वाले, वो लेफ्ट ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। ब्रेन ही हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है, यानी पूरी बॉडी को जो यहां कंट्रोल कर रहा है वो ब्रेन ही है। ब्रेन को आप एक तरीके से सीपीयू मान सकते हो कंप्यूटर का, ठीक है। और ये काम करवाता है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। यही है ना हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो यही है ना। पेरिफेरल तो हमने देख लिया, ऑटोनोमिक थे और सोमेटिक थे। ऑटोनोमिक में पैरासिम्पैथेटिक थे, सिंपैथेटिक थे, वो इनवॉलेंट्री फंक्शंस थे। अब वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, मतलब वॉलेंट्री की अगर बात करें तो जो मेन थिंकिंग पार्ट है वो ब्रेन है। यही जो है सीपीयू है एक तरीके से, जो कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी को। इसका मैनेजर है एक तरीके से स्पाइनल कॉर्ड। ये सारा काम करवाता किससे? अपनी स्पाइनल कॉर्ड से। जो बीच में हमारी रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के अंदर जो तारों का गुच्छा है उसी को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। वही है मैनेजर। ब्रेन का जो असली मैनेजर है वो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से ही सारी नर्व्स जो हैं वो निकली हुई हैं। देखो हमारी जो नेक है, नेक से नीचे स्पाइनल कॉर्ड है बीच में, है ना। नेक से नीचे स्पाइनल कॉर्ड से सारी नर्व्स जो निकली हैं वो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, और नेक से ऊपर की जो नर्व्स हैं जो हर जगह फैली हुई हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड है डायरेक्ट। नेक से ऊपर की नर्व्स जितनी भी हैं वो ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट हैं। नेक से नीचे की जितनी भी ब्रेन्स निकली हुई हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई हैं, है ना। तो एक तरीके से सीपीयू है ब्रेन और उसका मैनेजर है स्पाइनल कॉर्ड। ये हमें पढ़ना है। चलो ब्रेन को पढ़ते हैं। ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। फोर ब्रेन, ये रहा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ब्रेन जो है ना, वो फूल गोभी देखी आपने, फूल गोभी की तरह है बिल्कुल। तो फूल गोभी का जो ऊपर का वो व्हाइट वाला हिस्सा होता है ना, वो व्हाइट वाला जो फूल गोभी का हिस्सा है पूरा, वो आपका फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है। इन सबको पढ़ेंगे हम एक एक करके, ठीक है। दूसरा होता है हिंड ब्रेन और तीसरा होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के पार्ट्स एनसीईआरटी में ज्यादा आपको अभी 10th क्लास में दिए नहीं है। हिंड ब्रेन के पार्ट्स हमें पढ़ने हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये हमें पढ़ने हैं। और यहां से स्पाइनल कॉर्ड आप देख पा रहे हो वो नीचे यहाँ गई हुई है, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी अलग है, स्पाइनल कॉर्ड अलग है। जैसे नर्व्स और ब्लड वेसल्स अलग अलग चीज थी, ऐसी रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड भी अलग अलग चीजें, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोटेक्शन की अगर बात करें, देखो प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, अब इसको ऐसे ही तो अंदर स्कल के अंदर ऐसे ही तो डाल नहीं दिया गया है। ऐसे अगर हम ऐसे करें तो हिलता वो अंदर, है ना। तो है क्या, स्कल यानी जो हड्डी है हमारी सिर की, स्कल और ब्रेन के बीच में बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, वो हमें पढ़नी है, जिनको हम बोलते हैं मैनिंग्स।
देखो ध्यान से देखो, ये वाली बोन है, ये वाली दिख रही है आपको, ये वाली देखो, ये लिखा बोन, जिसको हम स्कल बोलते हैं, स्कल, जिसके अंदर हमारा ब्रेन है। ये तो हड्डी हो गई। अगर हड्डी के अंदर हम ऐसे ही अपने ब्रेन को रख दें, है ना, तो वो तो हमारे कूदने पे, हमारे चलने पे ऐसे ऐसे अंदर हिलेगा बजेगा, ऐसा नहीं कर सकते ना, ऐसा होता ही नहीं है। होता क्या है, जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन और बोन के बीच में कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो क्यूजन की तरह काम करती हैं, तकिए की तरह, गद्दे की तरह। भाई हमारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर स्कल है, स्कल और ब्रेन के बीच में कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो हमारा क्यूजन प्रोवाइड करती हैं, एक तरीके का गद्दा प्रोवाइड करती हैं, जिससे चलने में, कूदने में हमारा ब्रेन अंदर ऐसे स्कल के अंदर ऐसे हिलेगा थोड़ी ना भाई, है ना। तो उनको हम, उन प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंग्स। ठीक है, जो हमारी स्कल है, बोन है, सबसे उसके नीचे बिल्कुल हमारा होता है ड्यूरामेटर, जिसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। ठीक है, उससे जो नेक्स्ट वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एरेक्नोइड मैटर। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है पायामेटर। इन तीनों लेयर्स के बाद कहीं हमारा जाके ब्रेन का ये वाला पार्ट आता है, सेरिब्रम जो है हमारा, ये पार्ट आता है। लेकिन स्कल जो बोन है हमारी, ये वाली देखो, बोन और ब्रेन के बीच में ये तीन चीजें हैं, तीन प्रोटेक्टिव लेयर हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर और पायामेटर। और एक चीज और बता दूं, देखो ये जो एरेक्नोइड मैटर है ये वाला, और ये जो पायामेटर है ये वाला, एरेक्नोइड मैटर और पायामेटर, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं CFS। CFS इस लिक्विड को बोलते हैं। ये लिक्विड क्या है, ये लिक्विड क्यूजन प्रोवाइड करता है। CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, याद रखना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आरेकेनोइड मैटर और पायामेटर के बीच में होता है। ये फ्लूइड एक तरीके से पूरा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। किसकी तरह? शॉक एब्जॉर्बर। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। ऐसे ऐसे हम अपने सर को हिलाएं या हमें कोई चोट लगे या एकदम से कोई झटका लगे तो हमारा ब्रेन, भाई ब्रेन ही तो सबसे मेन थिंकिंग पार्ट है, पूरी बॉडी को ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट भी तो हमें ब्रेन को ही करना है। तीन तीन लेयर्स हैं, स्कल जो हमारी हड्डी है, हड्डी और ब्रेन के बीच में तीन तीन लेयर्स हैं, और उसमें से भी जो दो लेयर हैं एरेक्नोइड और पायामीटर, इनके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। यानी झटका वटका लगे, कहीं हम कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, चोट लगने वाली है या कोई झटका लगा है, तो वो क्यूजन प्रोवाइड करता है, गद्दा प्रोवाइड करता है वो फ्लूइड इन दोनों लेयर्स के बीच में। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई? फटाफट नोट कर लें, मैं जरा। चलो बेटा आगे चलते हैं। तो ये सब हो गई हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन। स्कल और ब्रेन के बीच में जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं वो तीन है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर और पायामेटर। एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है, जिसको हमने नाम दिया था CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। चल आगे चलते हैं, प्रोटेक्शन की बात हो गई। अब आता है हमारा, अब पार्ट्स पढ़ते हैं। देखो फोर ब्रेन, ये ऊपर की जो फूल गोभी की मैं बात कर रहा था, ये ऊपर वाली व्हाइट वाली जो फूल गोभी है ब्रेन की, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मेनली हमारा जो है वो, देखो, इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। ये पूरा का पूरा इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम पार्ट है। ये पूरा फोर ब्रेन के अंदर मेनली जो होता है वो सेरिब्रम होता है, मेन थिंकिंग पार्ट इसी को बोलते हैं हम। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेन का। कॉम्प्लेक्स आप देख ही रहे हो, बताया ना मैंने अभी, फूल गोभी की तरह इसकी शेप होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। फंक्शंस की अगर हम इसके बात करें, देखो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे मेन थिंकिंग पार्ट जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, जो मेन थिंकिंग पार्ट है वो सारा का सारा फोर ब्रेन ही है, सेरिब्रम ही है। और सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी में स्टोर होती है, यानी मेमोरी भी एक तरीके से हम इसी को कह सकते हैं, ये पूरी मेमोरी ही है ना। इंफॉर्मेशन इसी में स्टोर होगी। फंक्शन जरूर याद रखना सिर्फ के, फोर ब्रेन के अंदर कुछ नहीं है, फोर ब्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेरिब्रम है बेटा। इधर से देखो, फोर ब्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेरिब्रम है।
सबसे जो मेन थिंकिंग पार्ट है हमारा, जो सोचने वाला पार्ट है, वो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो यही है, सेरिब्रम। मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, स्टोर्स इंफॉर्मेशन, कंट्रोल ऑल द वॉलेंट्री एक्शन। जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस यानी जो हमारी विल पावर से होते हैं, जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है वो हमारा सेरिब्रम ही करता है। सोच समझकर, मैं चाहता हूं ये हाथ ऊपर उठाना, मैं चाहता हूं ये हाथ नीचे करना, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, वॉलेंट्री, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं वो सारे के सारे फोर ब्रेन यानी सेरिब्रम से होते हैं। रिसीव सेंसरी इंपल्स एंड इंटीग्रेट इट। जो अभी हमने 5 रिसेप्टर्स पढ़े, 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़े, उन सब से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो ये रिसीव करता है। ठीक है, सारी की सारी हमारी बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है सेरिब्रम। क्यों? मेन थिंकिंग पार्ट तो यही है, यही तो सोचेगा, यही तो समझेगा, यही तो ऑर्डर देगा कि अब ये करना है। सारी वॉलेंट्री एक्शंस तो यही कंट्रोल कर रहा है। तो जितना भी रिसीव हुआ हमारा सेंसरी इंपल्स जो है, सारी की सारी रिसीव करता है और इंटीग्रेट करता है कि आगे करना क्या है। इंटीग्रेट का मतलब अब इस जो सेंस आया है, सेंसरी इंफॉर्मेशन आई है, उसका करना क्या है, वो आउटपुट भी यही देगा, इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, जितना भी हमारा भूख वाला पार्ट है, जब हमें भूख वगैरह लगती है, हंगर वाला पार्ट जो है वो भी सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। पांचों फंक्शन बिल्कुल टिप्स पे आपको बेटा याद होने चाहिए, ये सेरिब्रम के फंक्शंस थे। ठीक है, इसके बाद मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की अगर बात करें, मिड ब्रेन के बारे में बेटा आपकी बुक में ज्यादा दिया हुआ है नहीं, एनसीईआरटी के हिसाब से मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं है। मेनली जो हिंड ब्रेन है इसके पार्ट हमें पढ़ने हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला। देखो, जो हमारा फोर ब्रेन था, फोर ब्रेन हमारा सारी की सारी वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, और जो हमारा मिड और हिंड ब्रेन है ये जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। सारे जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं यानी जो हमारी विल पावर से नहीं होते, जो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में चल रहे हैं, हो रहे हैं, उन इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। बात समझ आई? जो हमारा फोर ब्रेन था, इससे पहले जो अभी हमने फोर ब्रेन पढ़ा, फोर ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है सारे वॉलेंट्री एक्शंस, और हिंड और मिड ब्रेन हमारे कंट्रोल करते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। पोजीशंस आप इनकी देख सकते हो, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है। देखो, हिंड ब्रेन के मेनली जो है 3 पार्ट हैं, यहां मैंने भी आपको दिखाए, ये पोन है, ठीक है, मेड्यूला, और तीसरा आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम ये देखो, जो पूरी बड़े वाली फूल गोभी थी वो फोर ब्रेन था हमारा, उसके नीचे एक छोटी सी फूल गोभी और होती है, छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं ना, मूवी में देखा होगा, ये छोटे दिमाग यहाँ पीछे होता है, वही होता है आपका सेरिबेलम, उसको सेरिबेलम बोलते हैं। देखो, सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम का मेन फंक्शन है कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। जो आपकी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस है, कैसे हमें खड़ा होना है, कैसे हमें चलना है, कब हमें मुड़ना है ना, जितना भी इनवॉलेंट्री एक्शन है ये सब हमारा चलना, देखो एक तरीके से वॉलेंट्री है, आप जब चाहो जब चल सकते हो, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, सीधा चलना, गिर थोड़ी ना रहे हैं हम, सीधा चलना, साइकिल चलाना, ये सब वॉलेंट्री एक्शंस हैं, लेकिन ये होते तो एक तरीके से इनवॉलेंट्री हैं। जब आप साइकिल चलाना सीख चुके हो, आप सीधा चला रहे हो ना साइकिल को, तो वो एक इनवॉलेंट्री फंक्शन बन चुका है, यानी उसके अंदर एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो आई है वो आपको सेरिबेलम प्रोवाइड कर रहा है। यानी आपकी बॉडी का पोस्चर और बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, एग्जांपल साइकिलिंग, ठीक है, पिकिंग पेन, राइटिंग, मैं लिख रहा हूं भाई, राइटिंग तो मैंने बचपन में ही सीख ली थी, ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, सी कैसे लिखते हैं, लेकिन अब मैं एकदम फ्लो में लिख पा रहा हूं, है ना। वो वॉलेंट्री फंक्शन था, लेकिन उसको प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो प्रोवाइड कर रहा है वो अब इनवॉलेंट्री एक्शन है। मैं राइटिंग तो सीख चुका, मैं अपनी विल पावर से ए लिखना चाहूं ए लिख सकता हूं, बी लिखना चाहूं बी लिख सकता हूं, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में, एक अच्छी राइटिंग में लिखना, उसको प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो प्रोवाइड करता है वो सेरिबेलम का काम है। मैं चल रहा हूं, मेरी मर्जी है, वॉलेंट्री एक्शन है, लेकिन मैं एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में एकदम अच्छे पोस्चर से बैलेंस के साथ चल पा रहा हूं। इस बैलेंसिंग को और इस प्रिसीजन को प्रोवाइड करता है सेरिबेलम। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर ये वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री है मेरा चलना तो वॉलेंट्री है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में सीधा एक्यूरेसी के साथ चलना वो सेरिबेलम प्रोवाइड करता है, वो इनवॉलेंट्री है।
है ना। तो देखो वॉलेंट्री एक्शंस को प्रिसीजन भी सेरिबेलम ही प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद आता है मेड्यूला। मेड्यूला करता है आपका कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक बीपी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा मेड्यूला, ठीक है। सलाइवेशन कितना होना है उसको कंट्रोल करेगा, वोमिटिंग आप जानते ही हो, उल्टी वोमिटिंग वगैरह को कंट्रोल करेगा मेड्यूला। और तीसरा आपका बचता है पोन। पोन का काम है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा। दोनों ही क्या, तीनों ही ये सब इनवॉलेंट्री एक्शंस को ही कंट्रोल करेंगे। हमारा मिड ब्रेन जो है और हिंड ब्रेन जो है ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को ही कंट्रोल करते हैं बेटा। वॉलेंट्री को हमारा फोर ब्रेन करता है। फटाफट नोट कर लो एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो। इसके बाद आता है हमारा स्पाइनल कोड। ब्रेन हमने पढ़ा, अब स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड आप समझ ही रहे हो, ब्रेन का जो है वो मैनेजर है। ब्रेन का जो है मैनेजर है। एक चीज मैंने बताई थी, अभी फिर से बता देता हूं, 31 पेयर्स, याद रखना, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो है वो स्पाइनल कोड से निकलती हैं। पीएनएस इसी से बना है। पीएनएस के अंदर 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं, 31 जोड़े नर्व्स के, 31 जोड़े हमारी बॉडी में फैले हुए हैं। जोड़ा क्यों है वो मैंने बताया ही था आपको, एक सिग्नल लाने के लिए और एक सिग्नल ले जाने के लिए। चलो फंक्शन देखें स्पाइनल कोड का। इट कनेक्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन। पेरीफेरल यानी पूरी बॉडी में जो स्पाइनल कोड से नर्व्स फैली हुई हैं, उस पूरी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को स्पाइनल कोड कनेक्ट करता है किससे, ब्रेन से। तो सबसे बड़ा मेन फंक्शन तो इसका यही है कि पूरे के पूरे पेरीफेरल, इतने बड़े पेरीफेरल पार्ट को, नर्वस सिस्टम को ब्रेन से कनेक्ट करता है। और इसका दूसरा काम है रिफ्लेक्स एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इस बात में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन करता है स्पाइनल कोड। अब बताता हूं रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। देखो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में होता क्या है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में स्पाइनल कोड को खुद डिसीजन लेना पड़ता है। देखो डिसीजन मेकिंग का काम पूरा ब्रेन का है, लेकिन कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में हमारा स्पाइनल कोड को भी डिसीजन लेना पड़ता है। उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे मैंने अपना हाथ एक बिल्कुल खोलते हुए गर्म तवे के ऊपर रख दिया, बिल्कुल हॉट प्लेट के ऊपर मैंने अपना हाथ रख दिया। ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, रिफ्लेक्स एक्शन इसी से दिखाया हुआ है। बिल्कुल गर्म तवे, गर्म प्लेट के ऊपर मैंने अपना हाथ रख दिया। अब तुरंत थिग्मो रिसेप्टर रिसीव करेंगे कि ये प्लेट हॉट है। सेंसरी न्यूरॉन से वो सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कोड तक जाएगा। अब स्पाइनल कोड जो है, अब ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर मेरा हाथ वहां ज्यादा देर तक रखा रहा तो जलने के चांसेस हैं पूरे। तो इस कंडीशन को इमरजेंसी कंडीशन में रखा गया। इस इमरजेंसी कंडीशन में स्पाइनल कोड क्या होगा, खुद डिसीजन लेगा कि फटाफट यहां से हाथ हटा लो, उसके बाद ब्रेन को बताएगा। डिसीजन ब्रेन ने नहीं लिया, डिसीजन स्पाइनल कोड ने लिया। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में स्पाइनल कोड को खुद डिसीजन लेना होता है। जैसे ही मैंने गर्म प्लेट पे हाथ रखा, सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल आया स्पाइनल कोड के पास कि यहां ज्यादा देर अगर हाथ रखा रहा तो हार्मफुल है, हाथ जल सकता है। स्पाइनल कोड ने तुरंत मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक रिएक्शन भेज दी कि वहां से हाथ हटा लो, बाद में ब्रेन को बताया। जबकि सारा का सारा पूरा भाई सिस्टम हमारा कौन संभाल रहा है, ब्रेन संभाल रहा है। डिसीजन किसको लेना था, ब्रेन को लेना था। लेकिन ऐसी कंडीशन में स्पाइनल कोड को डिसीजन लेना पड़ गया। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसा नहीं है कि उसने ब्रेन को बताया नहीं, ब्रेन को बताया एक्शन लेने के बाद, लेकिन पहले जरूरी था एक्शन लेना, क्योंकि अगर ब्रेन तक पहुंचाता फिर ब्रेन एक्शन लेता है तब तक तो हाथ जल चुका होता। तो इन इमरजेंसी कंडीशंस में स्पाइनल कोड को खुद डिसीजन लेना होता है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखो वर्टिब्रा जो है आपकी रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर स्पाइनल कोड होती है। और वही देखो पायामीटर, एरेक्नोइड मीटर, ड्यूरामीटर, जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स ब्रेन की थी, वो यहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कोड की भी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं सेम।
ठीक है, 31 पेयर्स ऑफ जो है वो निकली हुई हैं नर्व्स की। आगे चलते हैं, अब रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं क्या है। देखो वही सेम एग्जांपल एनसीईआरटी वाला, एकदम गरम हॉट प्लेट पे अपना हाथ रखा, तुरंत क्या सेंसरी न्यूरॉन ने इस सिग्नल को फटाक से स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाया। जैसे ही गर्म प्लेट पर हाथ रखा, सेंसरी न्यूरॉन ने तुरंत से वो सिग्नल लेके गई स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत से उस पर एक्शन लिया, स्पाइनल कॉर्ड ने फटाक से उस पर एक्शन लिया और इफेक्टर यानी वहां की जो भी मसल है वहां तक सिग्नल पहुंचाया कि वहां से अपना हाथ हटा लो। तो वहां मसल ने काम किया, उस मसल को बोलते हैं इफेक्टर, और जिसने सिग्नल रिसीव किया था थिग्मोरिसेप्टर जो था हमारा, वो रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर और इफेक्टर भी याद रखना, रिसेप्टर जिसने रिसीव किया, इफेक्टर जिसने आउटपुट इफेक्ट दिया। हुआ क्या, जैसे ही गर्म प्लेट पे हाथ रखा, थिग्मोरिसेप्टर ने सिग्नल रिसीव किया, वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक गया, स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, ये रहा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उस सिग्नल को वापस भेजा, उस मसल को बोला वहां से हाथ हटा लो। तो मसल यहां थी इफेक्टर, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल गया, मोटर न्यूरॉन से सिग्नल वापस आया। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जिसने जोड़ा यहां, वो है रिले न्यूरॉन। ये बात हम कर चुके हैं अभी, ठीक है। इंटर न्यूरॉन इसलिए बोलते हैं इसको, ये कनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को। तो सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल गया, स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन लिया, सिग्नल वापस आया। इस एक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी जब किसी इमरजेंसी कंडीशन में तुरंत एक्शन लेना होता है तो स्पाइनल कॉर्ड खुद ही डिसीजन ले लेता है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसी बात नहीं है कि वो ब्रेन को नहीं बताता, ब्रेन को सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन एक्शन तुरंत लेना था तो वो एक्शन ब्रेन ने ना लेके स्पाइनल कॉर्ड ने अपने बेस पे ले लिया, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स। जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये एकदम लिया जाता है, अनकॉन्शियस होता है, इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स होता है। इस पे आपकी विल पावर कंट्रोल नहीं करती। आपने अपना हाथ गर्म तवे पे रखा, वो एकदम हटता है, एकदम हटता है ना, ये इनवॉलेंटरी एक्शन है। वॉलेंटरी नहीं, आपकी मर्जी से नहीं हटा, फटाक से जो है स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन लिया है कि वहां से अपना हाथ हटाया जाए। तो एक इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स होता है ऑफ द इफेक्टर टू अ स्टिमुलस, यानी किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में। स्टिमुलस यहां वो इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। एग्जाम्पल, वी सडनली विड्रॉ आवर हैंड इफ वी सडनली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। यही एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है कि सडनली आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे अपना हाथ रखोगे, वो वहां से फटाफट हाथ हटाना जो है वही रिफ्लेक्स एक्शन है। ये पूरा काम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड ने लिया, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन ये है, तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? देखो, सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल गया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ने वो सिग्नल भेजा, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर को कि वहां से अपना हाथ हटाना है। इस पूरे पाथवे को, ये डायग्राम आपको जो दिख रहा है, इस पूरे पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ये सब जो हुआ ये था रिफ्लेक्स एक्शन, और ये पूरा पाथवे जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, कैसे कैसे सिग्नल गया, फिर कैसे आया, किसने काम किया, इस पूरे पाथवे को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यानी इस डायग्राम को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। द पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में नर्व्स के थ्रू जो पाथवे ये बना है, सेंसरी गया, मोटर आया, बीच में रिले था, रिसेप्टर्स ने रिसीव किया, इफेक्टर ने आउटपुट दिया। इस पूरे पाथवे को, ये सेंसरी और मोटर का ये पूरा जो पाथवे बना है, इस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है बेटा। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लिख देता हूं मैं इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, और इसका ये डायग्राम एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद आता है साइनेप्स। इसकी मैंने बताया था, इसके बारे में बात करेंगे, साइनेप्स क्या होता है। देखो ये एक न्यूरॉन है, ये एक दूसरा न्यूरॉन है। सपोज देखो यहां डेंड्राइट है, यहां आपके डेंड्राइट हैं, डेंड्राइट ने रिसीव किया है ना, डेंड्राइट ने कोई सिग्नल रिसीव किया साइटोन पे, और एक्सोन के थ्रू वो सिग्नल होता हुआ यहां नर्व एंडिंग तक पहुंचा। अब ये जो एक न्यूरॉन है, और जब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होना है, भाई तार है, तार के अंदर ये न्यूरॉन्स ही तो है। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होना है, तो इन दोनों न्यूरॉन के बीच में गैप होता है,
इस गैप को ही बोलते हैं साइनेप्स, दो न्यूरॉन के बीच का गैप। अब इस गैप में होता क्या है, देखो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो यहां रिसीव हुआ डेंड्राइट पे, डेंड्राइट से एक्सोन के थ्रू होते हुए नर्व एंडिंग पे आया, नर्व एंडिंग के बाद जब वो साइनेप्स में आया, साइनेप्स में क्या होता है, साइनेप्स में एक केमिकल रिएक्शन होती है। बेसिकली समझो ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, वन न्यूरॉन सेकंड न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन के बीच का जो गैप है इसी को साइनेप्स बोलते हैं। इस साइनेप्स में एक केमिकल रिएक्शन होती है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल मैसेंजर के थ्रू होता हुआ देन दूसरे न्यूरॉन में जाता है। भाई यहां एक कंडक्टर, यहां एक कंडक्टर, बीच में जगह खाली है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे कैसे जाएगा, तार तो बीच में से टूटा हुआ है, तो यहां एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस केमिकल मैसेंजर की फॉर्म में यहां जाता है, देन फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके आगे जाता है, देन सेकंड न्यूरॉन टू थर्ड न्यूरॉन, देन थर्ड टू फोर्थ। तो दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसी को साइनेप्स बोलते हैं, जहां एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल मैसेंजर की फॉर्म में पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। समझ गए होंगे आप, ये कंडक्टिंग मीडियम की तरह बिहेव करेगा, यहां से यहां पहुंचाना है तो बीच में भी कंडक्टर होना चाहिए ना, तो यहां ये केमिकल मैसेंजर की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको आगे भेज देगा, देन फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, देन तीसरा न्यूरॉन, देन चौथा। न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो ये ट्रांसफर होता है वो साइनेप्स के थ्रू होता है, और साइनेप्स से दोनों न्यूरॉन के बीच का गैप जहां वो केमिकल रिएक्शन होती है, जहां से वो केमिकल मैसेंजर के थ्रू कन्वर्ट होके जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं, ये रफ कर देता हूं मैं वरना आपको दिखेगा नहीं। देखो बेटा, इट इज अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, यानी सेकंड न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा और फर्स्ट न्यूरॉन का जो नर्व एंडिंग होगा, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को साइनेप्स बोलते हैं। Here the electrical signal is converted into chemical signal for onward transmission, यानी यहां से यहां इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन ट्रांसफर होने के लिए ये बीच वाले गैप में केमिकल मैसेंजर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आगे वाले न्यूरॉन तक ये पहुंच सके। समझ गए बेटा? तो ये था हमारा साइनेप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पार्ट 1, यानी लगभग नर्वस सिस्टम हमारा यहां खत्म हो गया है। पार्ट 1 इस वीडियो का खत्म हो गया है। सेकंड पार्ट में चैप्टर खत्म कर देंगे, सेकंड पार्ट में हम हार्मोनल सिस्टम लेके आएंगे। याद करो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, नर्वस सिस्टम और दूसरा था हमारा हार्मोनल सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम पूरा इस पार्ट में कवर हो गया है इस वीडियो में। सेकंड पार्ट में हार्मोनल सिस्टम लेके आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू सो मच।